और कहा ये भी जाता है कि बहादुर शाह जफर ने जो ज़्यादातर कलाम और पोइट्री अपनी लिखी इन्हीं जगहों पर, उसी जगह पर बैठ के खासकर कंपोजिशन उनका किया हुआ था। तो इसका राज वो है। अब वो जो आप देखें, वो एक सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म पे जो बना हुआ है, पहले एक डैम हुआ करता था और इसी के पीछे हौज शमशी है कि ये जो इलाका, ये जो एरिया, ये बहादुर शाह जफर के वक्त का बनाया गया, उनके वक्त में तामीर की गई। और इधर जो देख रहे हैं, वहां से होते हुए इस चैनल से ये पूरा नीचे होते हुए ये सुरंग बनी हुई है, उधर से जाती थी खेस बारादरी को। आपको देखकर ऐसा लगेगा कि फतेहपुर सीकरी में जो पंचमहल है, उसके बीचों बीच जो तानसेन के बैठने के लिए जो जगह बनाई गई थी, ये जगह भी उसी तरीके से नजर आती थी। और ये लाहौर के किले में भी दिखता है ऐसा। आजकल हम गर्मियों में सुकून की तलाश में यहाँ दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर जाते हैं ताकि हमें झरना मिले, उसमें पानी हो और वो हमें सुकून दे। मगर क्या आपको पता है, आज से तकरीबन 250 साल पहले इसी दिल्ली के दिल महरौली में इस जगह पर एक जगह था जिसका नाम था झरना। और वो जगह इतनी नायाब थी कि शहंशाह और बादशाह क्या, आम इंसान भी उसी तरीके से इस जगह से लुत्फानंदोज होते थे। तो आइए हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे शानदार खजाने से जिसे आज के दौर में भले लोगों ने भुला दिया हो, लेकिन ये जगह आज भी अपनी पहचान उसी तरीके से बनाई हुई है। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम उसी तरीके से एक और ऐतिहासिक विरासत पे आए हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आप मायूस नहीं होंगे, ये वादा है आपसे। तो चलिए सबसे पहले हम इस जगह के बारे में आपको बताते हैं। इस जगह को झरना कहते हैं। अब इस जगह का जो नाम है, इस नाम के पीछे की कहानी ये है कि दरअसल जब गर्मियों के समय में पुरानी दिल्ली, जो आजकल शाहजहानाबाद है और जिसको पुरानी दिल्ली कहते हैं, वहाँ के लोग, बाशिंदे और शहंशाह अपने आप को सुकून देने के लिए, या कह सकते हैं कि लग्जरी के लिए, पिकनिक के लिए इन जगहों पर आते थे और इस जगह पर आके क़याम करते थे। और इस जगह पे जो खूबसूरती है, इसका खूबसूरती का सारा राज वो है। अब वो जो आप देखें, वो एक सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म पे जो बना हुआ है, पहले एक डैम हुआ करता था और इसी के पीछे हौज शमशी है। हौज शमशी की जो शुरुआत है वो जाती है शहंशाह सुल्तान इल्तुतमिश के दौर से, और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने हौज शमशी से एक नहर निकाली और वो नहर यहाँ से गुजारते हुए उसे वो तुगलकाबाद तक ले गए। फिर बाद में यूँ हुआ कि तुगलकाबाद वीरान पड़ा और उसकी वीरानियों के कारण ये जो डैम था ये टूटने के कगार पे आई। और फिर वहाँ से 300 साल के बाद 1700 के करीब एक नवाब हुए जिनका नाम नवाब गियासुद्दीन खान जंग था। उन्होंने फिर उसी हौज शमशी से जो वाटर, ये पानी था, ओवरफ्लो हुआ, उसको एक झरने की शक्ल दी, जिसको वहाँ इस प्लेटफॉर्म पर मोड़ के आसपास में गार्डन बनवाए, पेड़ और दरख्त लगवाए और इन जगह की मरम्मत कराई। पहले इस जगह को आपको दिखाते हैं। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये बेहद पुरसुकून नज़ारा है। इसकी शांति, इसका सन्नाटा अपने आप में बहुत कहानियाँ कहता है। अब जो आप मेरे पीछे ये पवेलियन देख रहे हैं, एक ये पवेलियन जो वेस्ट की तरफ है और मेरे बाएं ओर ये जो पवेलियन है ये नॉर्थ की तरफ है। इनका कंस्ट्रक्शन बाद में लेटर मुगल्स के जो बादशाह हुए, जैसे अकबर सानी, जो 1806 से लेकर 1837 तक बादशाह रहे, और उसके बाद बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे इस देश के, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन कराया, इसकी तामीर करवाई। अब आपको इससे भी पहले आपको मेन इसका जो चीज़ है वो दिखाते हैं कि यहाँ कहाँ से ये पानी और आउटलेट था, कहाँ से पानी आता था इसमें। तो ये जो है, इसी जगह पर एक वाटर चैनल हुआ करता था, जो हौज शमशी का जो पानी था वो इसी के थ्रू यहाँ से दरियाफ्त होता था, आता था। और यहाँ से ये पानी नीचे गिर के, आप देखें जैसे इसको मैं अभी टच कर रहा हूँ, तो भले पानी का कोई निशान नहीं है, लेकिन जो इसमें जो पानी की हल्की जो सुगंध है, या कह सकते हैं कि इस मिट्टी की जो नमी है वो अभी बरकरार है। अब वहाँ से होते हुए इस चैनल से ये पूरा नीचे होते हुए ये सुरंग बनी हुई है, उधर से जाती थी और फिर ये सारा पानी इस हौज में आके गिरता था। अब फिर वहीं से वो जो पानी की जो स्ट्रीम आती थी, वहाँ पर उस आउटलेट से जो चैम्बर बना हुआ है गिरती थी। अब उसमें 3 अलग अलग 1 और 2 और 3 तरीके से आउटलेट दिए गए हैं ताकि एक साथ जो पूरा पानी है वो ना गिरे। अब चूँकि नाम झरना था
तो उसको उस तरीके से नज़र भी आनी थी, तो इसलिए दिया गया कि वो जो 3 आउटलेट है वो झरने की तरह नीचे लगे कि गिर रहा है डिस्प्ले होते हुए, और यही पानी फिर बुलबुला बनकर जब ये हौज भर जाता था तो यहाँ से ये आउटलेट निकलता था और फिर उसी डिज़ाइन को वहाँ पे सामने जब आप देखेंगे तो कैरी फॉरवर्ड किया गया है। और ये रास्ता जो नहर है, ये नहर आगे चलकर फिर इसी सतह से होते हुए तुगलकाबाद निकल जाती थी। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, दरअसल बात यूँ है कि बाबर बादशाह के ज़माने से ही जो मुगलिया ख़ानदान है वो बागीचों और नहरों की दीवानी रही है। आप देख लें कि बाबर ने जो काबुल में बाग लगाया, उसके बाद आप लाल किले को देख लें, लाल किले का आधा हिस्सा तो आप नहर और गार्डन से पाएंगे, बागीचों से पाएंगे। तो ये जुनून उनकी यहाँ भी देखने को मिलती है, और ये पूरा इलाका एक 4 बाग स्टाइल में बनाया गया। इस जगह को जब आप बारीकी से देखते हैं तो आपको कुछ ऐसी डिटेल्स नज़र आएंगी जो आसानी से नज़र नहीं आती हैं। मसलन आप ऊपर इसको जब देखेंगे तो यहाँ कुछ पॉइंटेड आउटलेट्स बने हुए हैं जो फूल के शेप में है, और वहाँ से उसी के थ्रू पानी नीचे हौज में गिरता था जैसे मानो कोई झरना गिर रहा हो। और फिर यही आउटलेट जो मैंने बताया कि आपको तुगलकाबाद की तरफ निकल जाती थी। एक इसमें खासियत बताता हूँ, आप जो ये देख रहे हैं ये पूरा जो अभी आपके सामने इस स्क्रीन पर है, और इसी के साथ अब जो आपके स्क्रीन पे ये पेंटिंग विजिबल है, ये पेंटिंग 1700 ईस्वी की, यानी आज से 300 साल पहले इस पेंटिंग को बनाया गया था। अब उसमें आप एक खासियत ये देख रहे होंगे कि उसमें ये जो प्लेटफॉर्म है, हाई रेस प्लेटफॉर्म, इसे बारादरी कहते हैं। बारादरी यानी 12 और दरी मतलब दर यानी चौखट, जहाँ से आप प्रवेश करते हैं। तो इसमें टोटल 12 ऐसे दर होंगे, तो इसीलिए इसका नाम बारादरी रखा गया था। अब ये जो है वो लेटर पीरियड में बाद में किसी बादशाह ने या शहंशाह ने इसे बनवाया था, और जो इस पेंटिंग में जो आपके स्क्रीन पे अभी है ये मौजूद नहीं है। और जिस जगह से आप देख रहे हैं इस जगह से इसको घेर दिया गया है, अब उतनी जगह तो नहीं बची है। आप समझें कि जितने जगह पर अभी ये खड़ी है वो इसका आधा ही है, इससे और पीछे इतने ही हिस्सों में उस समय ये जगह हुआ करता था। यहाँ की अब कुछ आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट्स को, फीचर्स को दिखाऊं तो ये देखें, ये लखौरी ईंटों से बनाई गई है। ये बाद में ईंटें इस्तेमाल में आने लगी, इससे पहले तो दिल्ली क्वार्ट्स की बड़ी बड़ी पत्थरें होती थी। जैसे आप ये पत्थर देखें, आपको अगर दिखाऊं मेरे पीछे तो ये देखिए, ये दिल्ली क्वार्ट्स की पत्थर है, इनके ज़रिए निर्माण किया जाता था यहाँ पे। लेकिन बाद के वक्त में क्या हुआ, लखौरी ईंटें आई, और वो जो साइज़ है इसको, इस ईंटों को रखकर इन बिल्डिंग्स को बनाने की नई तजवीज़ पेश की गई। इसमें एक और चीज़ देखने लायक है कि ये जो इलाका, ये जो एरिया, ये बहादुर शाह जफ़र के वक्त का बनाया गया, उनके वक्त में तामीर की गई। और इधर जो देख रहे हैं ये अकबर बादशाह, अकबर सानी जो है, जो मैंने आपको बताया, ये वो अकबर नहीं है जिनको हम सब जलालुद्दीन अकबर के नाम से जानते हैं। ये अकबर बादशाह अकबर सानी थे, 1806 से लेकर 1837 तक इनका काल रहा, उसमें इनको बनाया गया। इसकी एक खूबी ये है कि इनमें जो ये पिलर्स आप देखेंगे, जब आप नज़दीक से देखते हैं तो इन पिलर्स को देखिए, ये मुग़ल दौर के पिलर नहीं है, लेटर मुग़ल दौर के पिलर्स हैं। इसको फ्लंटेड पिलर्स कहते हैं। फ्लंटेड पिलर्स में होता ये था कि एक प्लेन पिलर को काट कर ये रफ स्केच बनाया जाता था, और फिर बाद में इसको ये पॉइंटेड आर्च इसमें दिए जाते थे चारों साइड में। आप देखेंगे ऐसा क्यों किया जाता था, ऐसा इसलिए कि जो रोशनी है, ये रोशनी जब इस पर पड़े थी और नुमाया हो सके, और ये इसको स्ट्रेंथ देने के लिए भी था। और इन्वर्टेड लोटस ऊपर देख रहे हैं, ये इन्वर्टेड लोटस का कमाल ये, और इसके बॉटम में आप जब देखें ये वाला, इसको लोकल भाषा में, लोकल डिज़ाइन जब कहें कि इसकी कारीगरी को कहते थे पनपट्टा डिज़ाइन, PNPATTA, पनपट्टा डिज़ाइन। तो ये इसमें खूबी है। अब एक और चीज़ ये पता इसमें चलती है कि इन पिलर्स को देखने के बाद आपको एहसास ये होगा कि ये जो पिलर्स है, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ये पहली बार यहीं पे इस्तेमाल हुआ। इससे पहले आप इसका कंसेप्ट ग्रीक और जो रोमन्स आर्किटेक्चर है उनमें भी देख सकते थे, और बाद में वो चलते मॉडर्न के टाइम में तो उतना ज़्यादा नहीं था, हल्का सा एक टच उसमें दिखता है। फिर वहाँ से आप जाएँ तो सिकंदर लोदी के टूम पर वो भी आपको मिले। और फिर बाद में जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने अपने आर्किटेक्ट्स को जब लगाया तो राष्ट्रपति भवन में इसकी झलक मिलती है। राष्ट्रपति भवन में
और फिर इसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल में जो पैलेसेस में जो स्टोन्स यूज़ किए गए हैं उस पे ये फ्लंटेड पिलर्स को रखा गया। तो इस पिलर का डिज़ाइन यही था, लेकिन ये पिलर बाद में फिर अगले 40-50 साल बाद कंटिन्यू नहीं रही, इसको एक फ्लैट बेस पे दिया गया। अब ये पिलर्स देखें आप, ये बहुत फ्लैट है, ये उनके तरह से नहीं है जो मैंने फ्लंटेड पिलर्स बने, फ्लैट स्टाइल पे है। ये हो सकता है बहादुर शाह जफर के टाइम पे दिया गया हो। और फिर यही सब देखें आप, यहाँ पर भी आप जब देखेंगे तो ये देखें ये पिलर्स भी फ्लैट है पूरी की पूरी। तो ये चेंज ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टाइम दिखती है यहाँ। एक और इसकी आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट को दिखाता हूँ। ये देखें, ज़्यादातर जो मुगलकालीन जो मेहराबें होती थी, अब इस मेहराब को देखें, ये हॉर्सशू शेप में जो है और पॉइंटेड आर्च की तरह जो दिखता है, कर्व्ड आर्च। लेकिन वहीं पे एक और चीज़ आपको साइड में दिखेगी, आप ये देखिए इसको, ये विक्टोरियन पीरियड की आर्चेस है। ये पूरी आधी जो देख रहे हैं इस पे मेहराब नहीं होती थी, ये हाफ सर्कुलर मेहराब है टोटल, जो बाद में जो ब्रिटिश आए तो वो लेकर आए थे। तो ब्रिटिश आर्चेस की भी झलक यहाँ पे दिख जाती है इसके साथ ही साथ। और फिर आप देखिए कि जो आर्किटेक्चर है वो कैसे ट्रैवल करता है। सल्तनत वक्त में, दिल्ली सल्तनत के काल में, वो जो ऊपर आप देख रहे हैं बने हुए कमल के जो फूल और पंखुड़ियाँ देख रहे हैं, वो वहीं से चलते 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 अगले 200, 300, 400 साल तक का सफ़र तय करके यहाँ पहुँची और उनको अभी भी यूज़ में रखा गया था। इस पे एक और ख़ासियत दिखाता हूँ यहाँ। अभी जैसे मैंने लाहौरी ईंट्स के बारे में, ईंटों के बारे में बताया, लेकिन ये जो थिकनेस है इन ईंटों की, जो अभी आज के दौर में जो ईंटें यूज़ होती है, उसका भी यहाँ देखने को इनका भी प्रमाण मिलता है। उनको बेस के तौर पे इधर यूज़ किया गया था। इसका मतलब ये जो ब्रिक्स हैं, इस तरीके के ईंटें नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आ चुकी थी यूज़ करने के लिए। जब फूल वालों की सैर यहाँ होती थी, तो फूल वालों की सैर, या आम ज़बान में उस समय कहें कि सैर गुल फिरोशां, तो कहते हैं कि जो पुरानी दिल्ली है, शाहजहानाबाद, वहाँ का हर एक बाशिंदा उठकर अपने बादशाह समेत यहाँ महरौली आ जाता था और ऐसा हुजूम और ऐसा मेला लगता था 4 या 5 दिनों तक कि उसका कोई जवाब नहीं है। ये जो किताब मेरे हाथ में है, ये बहादुर शाह जफर और फूल वालों की सैर, ये मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने लिखी। ये 1885 के दौरान लिखी गई थी और उन लोगों से बात करके लिखी गई जो उस समय, उस दौर में फूल वालों की सैर में शामिल होते थे। तो इसी किताब में जिक्र ये मिलता है कि बादशाह जब अपनी सवारी के साथ आते थे यहाँ, और फूल वालों की सैर के लिए जो पंखे उठाए जाते थे, उसकी कहानी हम किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो जब पंखे उठाए जाते थे यहाँ से योग माया मंदिर और काकी साहब की दरगाह पर जाने के लिए, तो बादशाह और उनके जो खादिम होते थे और उनके ख़ानदान के जो लोग होते थे, इसी जगह पर क़याम करते थे। कहते हैं कि जैसे एक इसमें मंज़र खींचा गया कि बादशाह आने के बाद आप इसको देखें, इस बारादरी को, आपको देखकर ऐसा लगेगा कि फतेहपुर सीकरी में जो पंचमहल है उसके बीचों बीच जो तानसेन के बैठने के लिए जो जगह बनाई गई थी, ये जगह भी उसी तरीके से नज़र आती थी। और ये लाहौर के किले में भी दिखता है ऐसा। तो यही जो देख रहे हैं, इस पे आप ऐसा सोचें कि जैसे तानसेन अकबर के समय के सबसे बड़े गायक रहे, तो उसी तरीके से तानरस खान साहब बहादुर शाह जफर के ज़माने में ध्रुपद गाते थे यहाँ। तो वो आप तसव्वुर करें और सोचें कि वहाँ पर वो बैठते होंगे और मेरे बाएं हाथ बहादुर शाह जफर अपने खादिमों के साथ और अपने लोगों के साथ यहाँ बैठकर आराम फरमाते होंगे। सोने से बिछी हुई, चांदी से बिछी हुई दरियाँ उनके लिए पेश होती होंगी और आसपास फूलों से और फलों से सजाई हुई तस्तरी रहती होगी, और वो यहाँ बैठकर उस संगीत का जश्न लेते थे। और कहा ये भी जाता है कि बहादुर शाह जफर ने जो ज़्यादातर कलाम और पोइट्री अपनी लिखी, इन्हीं जगहों पर, उसी जगह पर बैठ के खासकर कंपोजिशन उनका किया हुआ था। वो बशीर बद्र साहब फरमाते हैं ना कि अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हज़ारों साल का अफसाना लिखता है। तो उसी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं बस एक नहर नहीं है, ये एक दौर का जीता जागता उदाहरण है, एक किस्सा है जो आप जब यहाँ खड़े होते हैं तो आपको सुनाई देता है। ठीक है, आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो आप जितना यहाँ रहना चाहें, आपके लिए उतना ही वक्त कम पड़ जाएगा। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको दिखा सकें, बता सकें। हम किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल पे अगर आप आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपको मायूस नहीं किया जाएगा। हम इसी तरीके से और भी अच्छी कंटेंट्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो
हम आपको छोड़े जाते हैं इन्हीं कुछ नज़ारों के साथ, और आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।